हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और ये है हेलो सीरीज का एपिसोड 6। आई नो मैंने प्रॉमिस किया था कि रोज एक एपिसोड डालूंगी, बट एक वीडियो बनाने के लिए काफी देर लग जाती है और उसके बाद यूट्यूब की तरफ से भी काफी सारे चेक पॉइंट्स रहते हैं जो अप्रूव होना जरूरी होता है और वो जब तक क्लियर ना हो मैं एपिसोड को पब्लिश नहीं कर सकती, जिसके कारण कल मैं एपिसोड नहीं डाल पाई हूँ। 7th, 8 और 9 जल्दी ही अपलोड करूंगी और 31 के पहले ही सारे रिलीज हो जाएंगे और 9 एपिसोड के साथ ही फर्स्ट सीजन खत्म हो जाएगा। इसके बाद फरवरी में नया सीजन आएगा, तब उसे मैं वापस लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। पिछले एपिसोड में जॉन ने रेलिक की परवाह ना करते हुए काई को लड़ाई के मैदान में बचाया था, जिसके चलते वो बड़ा वाला रेलिक एलियन उठाकर लेकर जाते हैं। इसके चलते यूएनएससी में बहुत ही बड़ा बवाल हो गया था, क्योंकि उनका एकमात्र ऑपरेशन था कि रेलिक को ऑफिस लेकर आना और जॉन के कारण ही उन्होंने वो खो दिया था। एपिसोड की शुरुआत में जॉन को कुछ हेलुसिनेशन आने लगते हैं और जैसे ही वो जगता है वो देखता है कि वो ऑपरेशन रूम में है, जहाँ पे काई को बहुत ही ज्यादा चोट आई थी और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर रहे होते हैं। जॉन बाहर आता है और पहली बार वो जख्मी सोल्जर्स की ऐसी हालत देखकर काफी बुरा लगता है। सामने मैकी बेहोश पड़ी होती है। उसे ही देखने के लिए वो जाने वाला था, तभी कैप्टन जेकब उससे मिलने आते हैं और थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उसने काफी सारे सोल्जर्स की जान बचाई है। हालांकि जॉन को अच्छा नहीं लगता। हालांकि जॉन कहता है कि मैंने अपना मेन काम आर्टिफैक्ट को तो बचाया ही नहीं, लेकिन कैप्टन उसे समझाते हैं। इसी बीच में हमें पता चलता है कि इस रेलिक को छूने के बाद जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, लेकिन वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेता। अब थोड़े समय के बाद ये लोग यूएनएससी के हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जॉन को समझ आ गया है कि डॉक्टर कैथरीन ने बड़ा ही गफला किया है उसके साथ, इसीलिए वो एक प्लान करता है और जब वो लैब में काम कर रही होती है तब बाहर का गेट बंद करके उसे अंदर लॉक कर देता है। तभी कोर्टाना को शक होने लगता है और वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो जॉन बताता है कि रोमन क्वीन नाम का एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, जिसको समझ आ गया था कि वो कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी या एआई बनाए, ये टेक्नोलॉजी उसे कभी न कभी धोखा दे सकती है। इसीलिए उसने अपने सारे एआई और टेक्नोलॉजी में फेल सेफ ऑप्शन बनाया। लेकिन उसने अपने लैब में ऐसा नहीं किया, यानी अगर कोई लैब के अंदर फंस जाए, रेडिएशन आए तो इंसान मर सकता है। और ये कहकर जॉन लैब के अंदर का सारा रेडिएशन ऑन करने लगता है। डॉक्टर कैथरीन डर कर गेट के पास आके उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। अब टाइमर शुरू होता है और 1 मिनट बचा था, जिसके बाद पूरा रेडिएशन लैब में आने वाला था और कैथरीन मर सकती थी। कोर्टाना उसे कहने लगती है कि लैब को अभी के अभी ओपन कर दो। जॉन कहता है कि कैथरीन ने तुम्हें मुझे कंट्रोल करने के लिए बनाया है ना? तो तुम मेरे दिमाग को कंट्रोल करके कर दो लैब को ओपन। तो कोर्टाना कहती है कि नहीं भाई, मैं तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ तुम्हें बेहोश कर सकती हूँ। लेकिन जॉन को ये बात झूठ लगती है। तो यहाँ पे कैथरीन अंदर से काफी रोने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन जॉन उसकी बात नहीं सुनता। अब 10 सेकंड बच गए होते हैं और धीरे धीरे लैब की स्टीम्स चालू हो जाती है। इसीलिए वो फाइनली लैब को ओपन कर देता है और डरी हुई कैथरीन नीचे गिर जाती है। जॉन जाते वक्त कहता है कि मैं बस ये टेस्ट कर रहा था कि तुमने कोर्टाना को मेरे दिमाग का कितना एक्सेस दिया है। मैं वापस आऊंगा तब मुझे तुमसे सच सुनना है। जिसके बाद जॉन मैकी से मिलने आता है, जिसे अब होश आ गया है। जॉन के पूछने पर मैकी उसे बताती है कि वो बचपन से ही एलियन के यहाँ पे प्रिजनर रही है। आगे वो कहती है कि तुम्हारी जान खतरे में है। अगर वो दूसरा कीस्टोन यहाँ पर है तो वो एलियन यहाँ पर कभी भी हमला कर सकते हैं। और अब हमें एज अ ऑडियंस समझ आता है कि मैकी यहाँ पर उस दूसरे कीस्टोन को लेने के लिए ही आई है। जॉन उसे पूछता है कि ये वाला कीस्टोन कहाँ लेकर गए जो उन्होंने मुझसे चुराया। तो वो कहती है रास्कोट्स्का नाम का एक प्लैनेट है एस्प्रो स्टार सिस्टम में, वो एलियन का होली प्लेस है, वहाँ पर ही ये लोग लेकर गए होंगे। तो जॉन उसे उस ग्रह का लोकेशन दिखाने कहता है, लेकिन वो बताती है कि मैं कभी उस प्लैनेट पर गई नहीं हूँ। अब जॉन को समझ आता है कि ये झूठ कह रही है। अब जॉन को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन किसी भी काम की नहीं थी और वो उसे धमकाते हुए पूछता है कि मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? वो एलियन किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ते, तुम्हें क्यों उन्होंने छोड़ दिया? तो तुम क्यों अभी तक बची हो? तब मैकी बताती है कि कोवेनेंट मुझे हिराजो बुलाते हैं, यानी द ब्लेसेड वन। अब ये सुनते ही जॉन को फ्लैशबैक याद आता है कि उस कैदी ने भी इसी की डिटेल्स दी थी। जिसके बाद सभी लोग रास्कोट्स्का नाम के प्लैनेट को ढूंढने लगते हैं। वही दूसरी जगह यूएनएससी के सीनियर्स एडमिरल के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि स्पार्टन का प्रोग्राम अब किसी दूसरे के हवाले कर दो, क्योंकि तुम ठीक तरीके से डॉक्टर कैथरीन को नहीं हैंडल कर पा रही हो। और इसीलिए एडमिरल एक प्लान बनाती है और डॉक्टर कैथरीन के ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन बिठाती है। और हम देखते हैं कैथरीन को एक ऑफिसर इंट्रोगेशन करने के लिए आता है।
और इसी रूम में एडमिरल और कैप्टन जैकब एक तरह से इनविजिबल होकर इनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो दोनों असल में एक दूसरे कमरे में किसी दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। अब इनकी इन्वेस्टिगेशन चली रही होती है कि तभी जॉन वहाँ आके ऑफिसर को जाने कहता है, जिसके बाद जॉन डॉक्टर कैथरीन से पूछता है कि अब बताओ बचपन में तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था। तो वो बताती है कि मैं इंसानियत का फ्यूचर प्लान कर रही थी। नेचुरली इंसान वैसे कमजोर होते हैं और इमोशनली काफी सेल्फिश और पैसे के पीछे होते हैं। मुझे पता था कि अगर हमें आने वाले समय में एज अ स्पीशीज सरवाइव करना है तो हमें एक स्पेशल फोर्स लगेगी, एक खास आर्मी की जरूरत होगी जो इंसानी इमोशंस के परे है, जो दो प्लैनेट के बीच में लड़ाई होने से पहले ही उसे रोक सकती है। और इसीलिए मैंने स्पार्टन नाम का ये प्रोग्राम बनाया था। इनकी बातचीत चली रही होती है तभी मिरांडा उस दूसरे रूम में आती है जहाँ पे कैप्टन और एडमिरल कनेक्टेड है और वो भी एक डिवाइस को कनेक्ट करती है और इनविजिबल होकर यहाँ पे इनकी बातें सुनने लगती है। यहाँ पे डॉक्टर कैथरीन आगे बताती है कि स्पार्टन एक ऐसी आर्मी है जो पूरे यूनिवर्स के सबसे खतरनाक सोल्जर्स हैं और वो हमें यानी यूएनएससी को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम उन एलियन से लड़ सकते हैं और स्पार्टन्स के कारण ही हम इंसान आज बच सके हैं। स्पार्टन दरअसल इंसानों का एक इवोल्यूशन है। तब जॉन कहता है कि ये सारी कहानियां बॉलीवुड के फिल्मों के लिए अच्छी है, लेकिन उस पार्ट पर आ जाओ जब तुमने मुझे किडनैप किया था। तभी कैथरीन बताती है कि स्पार्टन्स टीम तैयार करने के लिए मुझे 6 साल से कम उम्र के बच्चे चाहिए थे ताकि मैं उन्हें ट्रेन करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके स्ट्रॉन्ग बना सकूं। अब पेरेंट्स तो अपने बच्चों को इजीली दे नहीं सकते थे, इसीलिए हमने कुछ खास बच्चों को चुना और उन्हें उनके पेरेंट्स से चोरी कर दिया। आगे वो कहती है कि अगर प्लेनेट से बच्चे गायब होते तो बहुत ही बड़ा इशू होता, इसीलिए हमने उन बच्चों को चुराकर उनके बदले में उनके जैसे ही उनके क्लोन्स को रखा जिन्हें हमने जेनेटिकली काफी कमजोर बनाया था। जैसे ही वो क्लोन्स अपने अपने घर में पहुंचे, पेरेंट्स को कोई भी शक नहीं आया क्योंकि वो उनके बच्चों की तरह दिखाई दे रहे थे। लेकिन प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट के कारण वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे और कुछ महीनों के बाद हर एक की जान चली गई। यानी कि सारे पेरेंट्स को यही लगा कि उनके बच्चे किसी बीमारी के कारण मारे गए, यानी कि असली सच्चाई उनसे छुपाई गई थी। अब ये सब कुछ सुन के जॉन को काफी गुस्सा आता है और कहता है कि तुमने हमारे बचपन को छीना है। पेरेंट्स को जानबूझकर उनके बच्चों का मौत का दुख झेलना पड़ा। ये सारी बातें तुम्हें रीजनेबल कैसे लग सकती है? अब कैथरीन उसे ज्ञान देने लगती है कि कैसे ये सब उसने इंसानियत के लिए किया है। फिर जॉन पूछता है ये सारी चीजें किस किस को पता है। तो यहाँ पे एडमिरल और जेकब के अब ये सुनते ही एडमिरल और जेकब के एक्सप्रेशन से हमें समझ आता है कि इन दोनों को भी इस प्रोग्राम के बारे में पता है। लेकिन कैथरीन स्मार्टली जवाब देती है कि लड़ाई के मैदान में लोगों को बस सोल्यूशन चाहिए होता है, वो तुम कैसे भी हासिल कर लो। वो आगे कहती है कि जॉन मुझे पता था कि उस आर्टिफैक्ट के कारण तुम्हें अपने बचपन की सारी यादें वापस आ जाएगी और ये सारी चीजें मेरे ऊपर बैकफायर होगी, लेकिन फिर भी मैंने ये सब कुछ होने दिया क्योंकि उसी से हमें रेलिक का सीक्रेट अब पता चल गया है। जॉन पूछता है कैसा सीक्रेट? तो कैथरीन बताती है कि ये 2 रेलिक्स है और तुम इन दोनों रेलिक की किसी तरह से चाबी हो और तुम्हारे द्वारा ये चाबी ओपन होगी और हम हेलो इस चीज तक पहुंच पाएंगे। हेलो शायद किसी खास तरह का एडवांस एआई है और तुम हमें वहां तक लेकर जाओगे जिससे हम एज ए इंसान अपनी करंट लिमिटेशन से और भी आगे बढ़ेंगे। एज ए स्पीशीज हमारे लिए एक इवोल्यूशन होगा, एक इतिहास बनेगा और तुम मेरे बगैर ये चीज नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें मुझ पे भरोसा रखना होगा। जॉन कहता है मुझसे ये चीजें शुरू हुई है और मैं ही इन्हें खत्म करूंगा तुम्हारे बगैर। अब वहाँ से बाहर आते ही कोर्टाना उससे पूछने लगती है कि मेरे लिए क्या काम है। तो जॉन उसे गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ से 1 2 का 4 हो जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिरल और कैथरीन की एक मीटिंग होती है जहाँ पे कैथरीन को लग रहा होता है कि वो ऑफिशियल के साथ मीटिंग करके अब फ्री हो गई है, कोई भी केस नहीं होगा और वो मैनेजमेंट का सटली मजाक उड़ाने लगती है, मैनेजमेंट के ऊपर हंसने लगती है। ये बात एडमिरल को पसंद नहीं आती और वो कहती है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई वो कोई नाटक नहीं था, तुमने मास्टर चीफ यानी कि जॉन को उसकी सारी बचपन की सच्चाई बता दी है, यानी कि हमारा सबसे बड़ा सोल्जर अब हमारे लिए ही थ्रेट बन गया है। अगर ये बात मैनेजमेंट को पता चली ना तो हम सब लोग जेल में हो सकते हैं। लेकिन कैथरीन कहती है कि तुम मुझे अरेस्ट नहीं करवाओगी क्योंकि तुम भी इस प्लान में शामिल थी। और तभी एडमिरल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहती और वो अपने 2 लोगों को मीटिंग में बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अब जॉब से ही निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे वार्निंग के बाद भी तुमने सारे रूल तोड़े हैं। मुझे बिना बताए सीनियर के पास जाकर क्लोनिंग के प्रोग्राम को भी अप्रूवल ले लिया था, तो यूएनएससी के सारे रूल्स तोड़ दिए थे। अपने रिसर्च में वो इतनी आगे गई
कि जॉन का हार्मोनल प्लैनेट निकाले जाने पर भी उसे कुछ किया नहीं, जिसके चलते आज उन्होंने रेलिक खो दिया है। एडमिरल कहती है तुम्हारे बाद ये सारी रिसर्च मिरांडा करेगी। अब ये सुनकर कैथरीन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मिरांडा इन चीजों को हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन एडमिरल नहीं मानती और उसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे जॉन मैकी के कमरे में आता है जहाँ पे मिरांडा उसका ब्लड ले रही होती है। उसके पीठ का निशान देखकर मिरांडा पूछती है कि क्या ये एलियन ने तुम्हें मारा है, तो वो हाँ कहती है, यानी कि एक और झूठ। जिसके बाद मिरांडा बताती है कि कुछ समय पहले कॉवेनेंट एलियन के एक शिप ने हमारे शिप पर हमला कर दिया था, सारे लोगों को मार दिया। हमें एज अ ऑडियंस पता है कि उस शिप पे हमला और किसी ने नहीं बल्कि मैकी ने ही किया होता है। मिरांडा कहती है कि अटैक के बाद हमें एक ऑडियो ट्रांसमिशन मिला है जो कि एलियन के ही भाषा में है। हमें तुम्हारी मदद लगेगी इस ट्रांसलेशन में हेल्प करने के लिए। तो मैकी भी मान जाती है। यहाँ पे हम जॉन का हाथ देखते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कांपने लगता है। इसके चलते जॉन वहाँ से निकल जाता है और मेडिकल सेंटर में जाके चेकअप करता है। उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल थी, कभी भी बेहोश हो सकता था, लेकिन उसके पास समय नहीं था। वही दूसरी तरफ हम कंट्रोल रूम में देखते हैं जहाँ पे भगदड़ मची हुई थी। उन्हें कैसे भी मैकी ने बताया हुआ प्लैनेट ढूंढना था, लेकिन एस्पेरो सिस्टम में ऐसा कोई प्लैनेट ही नहीं था। तभी कैप्टन जेकब एडमिरल को बताता है कि एस्पेरो इस स्टार सिस्टम में कुछ भी नहीं है, वो पूरा खाली है। वहाँ पे खोज करना यानी ब्लैक होल में खोज करने जैसा है। यानी मैकी ने वो बात भी झूठ कही थी। अब थोड़े समय के बाद हम कैथरीन को देखते हैं जो अपने घर में होती है और एक ड्रोन उसके ऊपर नजर रखे था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट भी आता है जो उसे कहता है यूएनएससी ने कोर्टाना को डिसेबल कर दिया है। मुझे नहीं लगता कि आप अब उसे अपने घर से एक्सेस कर पाओगी, क्योंकि यूएनएससी का सिक्योरिटी एल्गोरिथम मैंने ही लिखा है और वो उसे क्रैक नहीं कर पाएगी। लेकिन वही कैथरीन के पास एक डिवाइस होता है, उसमें से वो कोर्टाना का आने का वेट कर रही होती है। अब यहाँ लैब में हम मिरांडा को देखते हैं जिसे अब डॉक्टर कैथरीन का लैब मिला था, जो देख वो काफी खुश होती है कि अब वो रेलिक के ऊपर फाइनली रिसर्च कर पाएगी। लेकिन वो जैसे ही क्लोनिंग पॉड के यहाँ पे जाती है उसे एक्सेस नहीं मिलता और तभी बड़े से स्क्रीन पर लिख के आता है सी मी। मिरांडा समझ जाती है कि ये डॉक्टर कैथरीन का मैसेज है, इसीलिए अगले दिन वो उनके घर आती है मिलने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर कैथरीन फाइनली माँ की तरह बर्ताव करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे गुड बाय करने के लिए बुलाया है, मुझे ये लोग प्लैनेट से भेज रहे हैं। लेकिन मिरांडा को पता होता है कि उसकी माँ काफी स्मार्ट है, तो वो बोलती है कि आप ये बकवास बंद करिए और बताइए मुझे क्यों बुलाया है। तो कैथरीन उसे कहती है कि तुम रेलिक की पावर को हैंडल नहीं कर पाओगी और जॉन को इन सबसे काफी खतरा है। मैं एज अ साइंटिस्ट की तरह तुमसे बात कर रही हूँ। इन दोनों का भी आर्ग्यूमेंट होता है और कैथरीन खुद को एक्सप्लेन करती है कि वो एज अ फैमिली सिस्टम में बिलीव नहीं करती, इसीलिए वो अच्छी माँ नहीं बन पाई है और कहती है कि मुझे पता है और मुझे पहले ही तुम्हें ये सारी चीजें बतानी चाहिए थी। और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल होने लगती है। मिरांडा पहली बार अपने माँ को ऐसा देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है और वहाँ से निकल जाती है। अब वो जाने के बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर कैथरीन बहुत ही ज्यादा चालाक औरत है और ये सब कुछ उसका रचा हुआ एक नाटक था, ताकि मिरांडा को यहाँ पे बुलाकर उसकी आंखों को स्कैन करके उसके लेंस का एक रेप्लिका बना सके और वो अपने आंखों से वो लेंस निकालती है जो मिरांडा की आंखों का कॉपी था। यानी कि अब वो मिरांडा के थ्रू अपने लैब को घर से भी एक्सेस कर सकती है। अब थोड़े समय के बाद हम मिरांडा को देखते हैं जो जॉन के साथ उसी लैब में होती है और उसे बताती है कि उसका डीएनए और मैकी का डीएनए काफी हद तक सेम है। इसके बाद जॉन मैकी की वापस इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाता है क्योंकि उसने बताई हुई सारी जानकारी झूठ थी और उससे बात करते वक्त वो काफी गुस्सा होने लगता है और अचानक से जॉन की हालत भी खराब होने लगती है। तब मैकी उसे बताती है कि तुमने जब पहली बार रेलिक को टच किया था तब रेलिक ने तुम्हें कुछ कहानियां बताई थी, जिसके बाद तुम बार बार उसे टच करने लगे और रेलिक के थ्रू तुम्हें सारी सच्चाई पता चल गई। लेकिन उसी के साथ साथ रेलिक तुम्हें बीमार कर रहा है। आगे वो कहती है कि एलियंस ने मुझे भी बार बार उस रेलिक को छूने के लिए कहा था, लेकिन रेलिक के पावर इतनी ज्यादा थी कि मैं हैंडल नहीं कर पाई और ऑलमोस्ट मरने वाली थी। लेकिन एलियन प्रीस्ट ने मुझे कहा कि मुझे उस पावर से लड़ना नहीं है, रेलिक के उस विजन को अपनाना है। इसके बाद मेरा पेन चला गया। अब वो रेलिक मुझे नहीं कंट्रोल करते, मैं उन्हें कंट्रोल करती हूँ। तुम मुझे उस रेलिक के पास लेकर चलो, वही रेलिक हमें दूसरा रेलिक का रास्ता बताएगा और जब दोनों भी स्टोन रीयूनाइट होंगे तभी तुम्हें पीस मिलेगा। लेकिन जॉन उसकी बातों पे भरोसा नहीं करता।
वही दूसरी तरफ फाइनली कोर्टाना उस डिवाइस के थ्रू कैथरीन से मिलने आती है। वो बताती है कि कैसे उसने सिक्योरिटी को तोड़ते हुए कैथरीन का घर एक्सेस किया है, जिसके बाद वो लोग लैब की एक्टिविटीज मॉनिटर करने लगते हैं। तो यहाँ पे हम लैब में देखते हैं जहाँ पे जॉन मिरांडा को मैकी की बताई हुई बातें कहकर कहता है कि शायद ये लड़की झूठ कह रही है, लेकिन अगर वो उस रेलिक को टच करके उस दूसरे रेलिक का लोकेशन फाइंड कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। और दोनों भी उस पहले वाले रेलिक के रूम में चले जाते हैं। हालांकि मिरांडा श्योर नहीं होती क्योंकि जॉन की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। अब ये लोग जैसे ही रेलिक का रूम ओपन करते हैं, मैकी को भी पता चल जाता है वो रेलिक कहाँ है। इसी दरम्यान उसके केबिन में कुछ स्टाफ खाना लेकर आता है, लेकिन वो कहने लगती है कि मुझे जॉन से मिलना है, कुछ तो बुरा होने वाला है, प्लीज उसे रोको। लेकिन वे लोग मैकी को इग्नोर करते हैं। वही दूसरी तरफ कोर्टाना डॉक्टर कैथरीन को लैब से लिंक कर देती है और उसे समझ आता है कि जॉन अब रेलिक को टच करने वाला है। तो यहाँ पे मैकी उस औरत को बार बार कह रही होती है कि जॉन को रोको, मुझे उससे मिलना है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। इसीलिए मैकी गुस्सा होती है और वो उस औरत को धक्का मार देती है। इसके बाद उसके हाथ से एक बड़ी सी लाइट निकलती है जिससे वो उसे मारने वाली होती है। तभी दूसरी तरफ जॉन उस रेलिक को सीधा टच करता है, इसके कारण यहाँ पे मैकी को मिर्गी आने लगती है। अब वो लोग उसके दिमाग पे एक डिवाइस लगाते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट चेक करने लगते हैं और इमरजेंसी का बटन दबाते हैं। तो यहाँ पे कोर्टाना को तुरंत समझ आता है कि जेल में मैगी के केबिन में इमरजेंसी है और वो कैथरीन को इसके बारे में बताती है। इसीलिए डॉक्टर कैथरीन मैगी और जॉन दोनों की भी हेल्थ रिपोर्ट चेक करने लगती है। यहाँ पे जॉन को देखते हैं जो डिवाइस लगाने के कारण बहुत ही ज्यादा उसकी हालत खराब होने लगती है। मिरांडा एक्चुअली इस सिचुएशन को संभाल नहीं पाती और वो देखकर बहुत ही ज्यादा डरने लगती है और वो जॉन को बहुत बार कहती है कि डिवाइस से हट जाओ, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। उसके हार्ट बीट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगते हैं, उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ जाता है, उसकी पूरी आंखें लाल हो जाती है। कोर्टाना कैथरीन से पूछती है कि क्या मैं जॉन को बेहोश कर दूं, नहीं तो वो मर जाएगा, लेकिन कैथरीन कहती है नहीं, मुझे देखना है कि अंत तक क्या होता है। और यहाँ पे जॉन को उसके बचपन के अलग अलग विजन्स आने लगते हैं और अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। तो यहाँ पे मैकी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और डॉक्टर उसे चेक करने लगते हैं। अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। जॉन के दिल की धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगती है और जॉन को एक विजन आता है जहाँ पे वो खुद को एक अलग ही प्लेनेट पर पाता है जो अर्थ लाइक है और उसे वहाँ पे मैकी भी दिखाई देती है। यहाँ कैथरीन देखती है कि जॉन और मैकी इन दोनों की भी हार्ट बीट सिंक में है, लेकिन मैकी को अभी भी मिर्गी आ रही है। वही हम जॉन के विजन में देखते हैं कि उस प्लैनेट पर एक बहुत ही बड़ा पिलर होता है जो जॉन के ऊपर से आसमान तक गया होता है और गोल घूमकर जहाँ पे मैकी खड़ी है उसके साइड में आके जमीन पे मिला है। मैकी और जॉन दोनों भी एक दूसरे के पास आते हैं। वे लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, मानो कि वो दोनों पार्टनर हैं। मैकी भी उस पिलर को देखती है और इसी के साथ जॉन उस रेलिक से हाथ हटाता है और ये एपिसोड यही खत्म होता है। और ये जो स्ट्रक्चर हमने देखा है दोस्तों, इसी को हेलोये रिंग कहते हैं। ये एक अलग प्लैनेट है और ब्रह्मांड का कोई भी जीव इस रिंग को कंट्रोल करेगा वही पूरे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता है और इसीलिए एलियन इस रिंग के पीछे होते हैं। अब आगे के डिटेल्स एपिसोड 7, 8 और 9 में आएगी और वो जल्दी ही अपलोड होगा, इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज कर लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।